हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रो एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करने वाले हैं एवं इससे बनने वाले प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे कि किस अवस्था में बच्चे का विकास और उसकी विशेषताएं किस प्रकार से होती हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला अवस्था होता है गर्भावस्था। गर्भावस्था को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला अवस्था होता है डिंबावस्था, यानी जर्मिनल स्टेज भी बोलते हैं इसे। यह अवस्था गर्भधान से लेकर 2 सप्ताह तक रहती है। दूसरा अवस्था है पिंडावस्था, जिसे एम्ब्रॉयक स्टेज भी कहते हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होता है गर्भावस्था का। इसी में मानव के जितने भी अंग होते हैं उन सभी अंगों का विकास हो जाता है। यह तीसरे सप्ताह से लेकर 3 महीने तक रहता है। यानी कहा जाए तो मानव के संपूर्ण अंगों का विकास इसी 3 महीने के अंदर हो जाता है। और गर्भावस्था के अंतर्गत तीसरा जो हमारा अवस्था आता है वह है भ्रूणावस्था, जिसे फेटल स्टेज कहते हैं। इस अवस्था में उन्हीं जो कि एम्ब्रॉय स्टेज में हमारे शरीर के अंगों का अंग बन चुके हैं, उन्हीं अंगों का विकास होता है। भ्रूणावस्था में किसी नए अंग का विकास नहीं होता है, हालांकि उन्हीं अंगों का विकास होता है एवं वृद्धि होता है जो कि भ्रूणावस्था यानी फेटल स्टेज में उन्हीं अंगों का विकास होता है जो कि पिंडावस्था यानी एम्ब्रॉयक स्टेज में बन चुके होते हैं। अगला स्टेप है हमारा शैशवावस्था। यह जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, कहीं कहीं इसको 5 वर्ष या 6 वर्ष भी माना जाता है, तक होता है। इस अवस्था को बालक का निर्माण काल माना जाता है। शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं होती है जिसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं, पहला है शारीरिक विकास की तीव्रता होती है। दूसरा है मानसिक क्रियाओं की तीव्रता होती है। तीसरा सीखने की प्रक्रिया की तीव्रता होती है। चौथा दूसरों पर निर्भरता होती है। पांचवा है आत्म प्रेम की भावना होती है। छठवां है सामाजिक भावनाओं का तीव्र विकास होता है। सातवां है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। और आठवां है संवेगों का प्रदर्शन। अगला अवस्था है बाल्यावस्था, जो कि 6 वर्ष से 12 वर्ष तक माना जाता है। इस अवस्था में बालक की कुछ विशेषताएं हैं। पहला है मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है। दूसरा है जिज्ञासा की प्रबलता होती है। तीसरा है वास्तविक जगत से संबंध होता है। चौथा है नैतिक गुणों का विकास होता है। पांचवा है सामाजिक गुणों का विकास होता है। छठवां है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। सातवां है सामूहिक खेलों में रुचि होता है। आठवां है शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता होती है। अगली अवस्था हमारी किशोरावस्था की आती है, जो 12 से 18 वर्ष तक माना जाता है। इस अवस्था को तनाव एवं तूफान स्वप्न की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था की कुछ विशेषताएं हैं। पहला है शारीरिक परिवर्तन होता है। दूसरा अत्यंत जटिल अवस्था है। तीसरा है घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता होती है। चौथा है स्थिरता व समायोजन का अभाव होता है। पांचवा है स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना होती है। छठवां है काम शक्ति की परिपक्वता होती है। सातवां है रुचियों में परिवर्तन एवं स्थिरता होती है। आठवां है ईश्वर व धर्म में विश्वास होता है। नौवां है 12 से 18 वर्ष तक के बीच की इस अवस्था होती है, यह अवस्था होती है। और 10वां है नशा या अपराध की ओर उन्मुख होने की संभावना होती है। अगला अवस्था है प्रौढ़ावस्था, जो कि 18 वर्ष के बाद माना जाता है। इसमें कल्पनाएं नहीं रह जाती वरन वास्तविक जीवन की अंतःक्रियाएं होती है।
तो आइए देखते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र। तो हमने देखा दोस्तों कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन हम करते हैं, जैसे गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक का अध्ययन करते हैं। तो यह तो हम करते ही हैं। दूसरा है वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करते हैं, ये भी करते हैं वातावरण का। तीसरा है व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, हाँ ये भी करते हैं। तो इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है किसका सिद्धांत है? तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है। प्रश्न संख्या 3 है निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? तो दोस्तों अभी मानव विकास के हम सभी अवस्थाओं का जिक्र किए हैं इस वीडियो में। तो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहला अवस्था होता है गर्भावस्था, जो कि इस किसी भी ऑप्शन में गर्भावस्था का जिक्र नहीं किया गया है। तो गर्भावस्था को हम छोड़ देंगे। गर्भावस्था के बाद हमारा जो पहला स्टेज आता है वो होता है सहसावस्था, यानी इसमें सहसावस्था है, इसमें सहसावस्था है, इसमें बाल्यावस्था है, ये होगा नहीं, इसमें किशोरावस्था है, ये होगा नहीं। दूसरा अवस्था आता है हमारा बाल्यावस्था। तो दूसरा हमारा इसमें बाल्यावस्था है, इसमें किशोरावस्था है, यानी ये नहीं होगा। यानी हमारा 3 ऑप्शन कट गया। तो दूसरा नंबर ऑप्शन हमारा सही बचता है, जो कि आंसर दूसरा होगा। इसमें है सहसावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, यानी यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? पहला ऑप्शन है भाई बहन, दूसरा है अध्यापक एवं साथी, तीसरा है साथी एवं माता पिता, चौथा है माता पिता एवं भाई बहन। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, माता पिता एवं भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत हमारा जो आता है, आप लोग जानते हैं कि बाल्यावस्था 12 वर्ष तक होता है, जो कि 6 वर्ष से शुरू होता है। तो 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था होता है, यानी इसमें 11 से ये दे रहा, तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? किशोरावस्था कह सकते हैं। 18 से 24 और जन्म से 6 वर्ष सहसावस्था कह सकते हैं। तो हमारा बाल्यावस्था इसमें 6 से 11 वर्ष तक कह सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है शैशव काल की अवधि है। तो शैशव काल की अवधि इसमें जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष। तो 2 से 3 तो होगा नहीं, क्योंकि जन्म से ही शुरू होता है। जन्म से 1 वर्ष, 1 वर्ष तो होता नहीं है। कुछ विद्वान 2 वर्ष मानते हैं और कुछ विद्वान 5 और 6 वर्ष भी मानते हैं। तो यानी इसको हम 2 वर्ष तक मानेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो 7वें में है पहला जटिल से कठिन की ओर, दूसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर, तीसरा है साधारण से आसान की ओर, और चौथा है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो विकास क्या है? हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है विकास अधिगम से स्वतंत्र है, दूसरा है अधिगम विकास के पीछे रहता है,
तीसरा है अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द है। चौथा है अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अधिगम एवं विकास जो होता है एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। पहला है एड़ी से चोटी की ओर, दूसरा है अव्यवस्थित, तीसरा है अप्रत्याशित और चौथा है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो इसमें क्या है, विकास हमेशा क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है। 10वां क्वेश्चन है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि विकास गर्भावस्था से ही शुरुआत हो जाता है, यानी जन्म के साथ प्रारंभ होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका की निर्वहन करता है। तीसरा है विकास एकल आयामी है और चौथा विकास पृथक होता है। तो यह एकल आयामी भी नहीं है और पृथक भी नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां है भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल है। ऑप्शन नंबर है 1 कम महत्वपूर्ण, दूसरा है अमहत्वपूर्ण, तीसरा है अति संवेदनशील और चौथा है निरपेक्ष। तो इसमें ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। जो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल है अति संवेदनशील होता है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि बच्चों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि आप उससे उम्मीद करते हैं, क्योंकि यह जो समय होता है यह बहुत ही संवेदनशील समय होता है। जैसा आप बच्चों को सिखाएंगे वो वैसा ही सीखता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां है मध्य बचपन अवधि है। तो मध्य बचपन 2 से 6 वर्ष, दूसरा है 6 से 11 वर्ष, तीसरा है 10 वर्ष के बाद और चौथा है जन्म से 2 वर्ष। तो इसमें दोस्तों जन्म से 2 वर्ष होगा नहीं और 10 वर्ष के बाद होगा नहीं। इसमें 2 से 6 चूंकि ये प्रारंभिक हो जाएगा तो नहीं होगा। मध्य हमारा एक ही ऑप्शन निकल के आता है 6 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13 है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ नहीं की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कह रहा है। तो विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं, यानी इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील जो हमारा समय होता है वह प्रारंभिक बचपन का समय होता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं। और चौथा, विकास एक परिमाणात्मक क्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गलत के लिए कह रहा है और गलत यही है कि विकास क्या है, परिमाणात्मक प्रक्रिया नहीं होता है, क्योंकि इसका मापन नहीं हो सकता है। विकास का मापन संभव नहीं है, अतः यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है,
विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो सबसे अधिक विकास किशोरावस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो इसमें हमें सही क्रम बताना है। तो पहले अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोटिस्ट और युग्मन, और दूसरा है ब्लास्टोटिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज। तीसरा है ब्लास्टोटिस्ट, युग्मनज, अंडाणु और शुक्राणु। चौथा है अंडाणु। तो सबसे पहले अंडाणु का विकास होता है, यानी ऑप्शन नंबर इन दोनों में कट जाएगा। फिर शुक्राणु होता है, फिर युग्मनज बनता है और फिर ब्लास्टोटिस्ट बनता है। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 18वां नंबर प्रश्न देखते हैं। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र के जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, तो इसमें है डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और विल्सन सिंड्रोम। तो इसमें दोस्तों हमारा डाउन सिंड्रोम आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? तो थायराइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। क्योंकि पीयूष ग्रंथि को ही हम मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, शैशवावस्था। शैशवावस्था में बालक नई खोज करने के लिए अग्रसर होते हैं और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष और 6 वर्ष। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, 11 वर्ष। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। हमें बताना है कि शैशवावस्था की कौन सी विशेषता इसमें नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता बिल्कुल होती है, दूसरों पर निर्भरता होता है, तीसरा है नैतिकता का होना, और चौथा है मानसिक विकास की तीव्रता। मानसिक विकास भी तीव्र होता है, लेकिन शैशवावस्था की जो विशेषता है नैतिकता से उसको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों का उचित उपयोग है। क्या है? मस्तिष्क और आत्मा, दूसरा है अधिगम और शिक्षा, तीसरा है प्रशिक्षण और अधिगम, चौथा है शक्ति और गति। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, शक्ति एवं गति। क्वेश्चन नंबर 24 है, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे अमूर्त अनुभव से सीख सकेंगे? अमूर्त अनुभव से बच्चे नहीं सीख सकेंगे। अमूर्त मतलब होता है जो दिखाई ना देने वाला, अमूर्त का मतलब होता है दिखाई देने वाले। तो जो दिखाई देगा उसी से बच्चे सीख पाते हैं, उनको बिना देखे, जिस चीज़ के बारे में वो नहीं जानते उसको वो नहीं सीख सकते हैं। तो प्रयास यह किया जाता है कि छोटे कक्षा में बच्चों को दिखाकर बताया जाता है कि हाँ ये चीज़ है, इसके बारे में ये चीज़। तीसरा आप सीखते हैं, तो कक्षा 1 और 2 के बच्चे पढ़कर तो नहीं सीख पाते हैं, लिख कर सीखते हैं, लिखना भी इतना अच्छे से नहीं जानते हैं तो नहीं सीख पाते हैं, और अमूर्त से तो सीख नहीं पाते हैं, यानी मूर्त से ही सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25 है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? बाल्यावस्था,
किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्वात्मक अवधि। तो चूंकि कह रहा है कि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, यानी बताती है कि आप वयस्क होने वाले हो या हो रहे हो, तो वह क्या है, किशोरावस्था ही होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक या बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं या लाती हैं, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, यानी बच्चों के बातों को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा चूंकि यहाँ पे अस्वीकार है। उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उन पर ध्यान नहीं देना, यह भी गलत नेगेटिव पॉइंट्स है, यानी उन पर ध्यान तो देना है हमें। तो यानी ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, उनका संचय करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है। यह ऑप्शन नंबर है, यह पूर्वानुमान के अनुसार नहीं होता है। दूसरा है, यह आनुवांशिक और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तीसरा, सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं। और चौथा है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। तो अभी दोस्तों हम लोग पढ़े हैं कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं, यह भी गलत है। सभी व्यक्तियों का विकास एक समान नहीं हो सकता है। यह पूर्वानुमान के अनुसार नहीं होता है। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा, यह आनुवांशिक और वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। खाली प्लेट के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषक के रूप में। तो आप लोगों को पता है निष्क्रिय तो देखना ही नहीं है, छोटे वयस्क से कोई मतलब नहीं है, खाली प्लेट मतलब उसमें कोई गुण नहीं है, ये भी नहीं देखना। यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो है फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सक्रिय अन्वेषक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच के संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित है और अंतः निर्भर होते हैं। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं होते हैं, यह गलत हो जाएगा क्योंकि विकास एवं अधिगम संबंधित होते हैं। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, यह भी गलत हो जाएगा। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, ऐसा नहीं कह सकते कि किसकी दर ज़्यादा है और किसकी दर कम है। यानी यह क्या है, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित है और अंतः निर्भर है। यह ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। तीसरा है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक अनुबंधित गतिविधि है। दूसरा है एक सामाजिक गतिविधि है। तीसरा है एक व्यक्तिगत गतिविधि है। और चौथा है एक निष्क्रिय गतिविधि है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जहाँ भी आए वहाँ पे एक सामाजिक गतिविधि के बारे में बताना है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की और बंडूरा, इन दोनों का जहाँ भी जिक्र हो वो सामाजिक का ही ऑप्शन, सामाजिक पे ही हमें क्लिक करना है। लेव वाइगोत्स्की और दूसरे हैं हमारे बंडूरा, और इन्होंने जोकर पे प्रयोग किया था। तो ये सामाजिक गतिविधि बताते हैं। तो ये थे हमारे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।